welcome to my YouTube channel Daily Success by KA. Don't forget to like, share and subscribe my channel. अच्छा, हमने पॉलिटिकल साइंस का कोर्स शुरू किया है जिसके अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टर्की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना, मलेशिया, स्विट्ज़रलैंड इसको हमने कवर करना है और इसके इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनकी मैंने पहले से ही लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। और ये हमारी लेक्चर सीरीज़ है। अब तक हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना की हर डायमेंशन को क्लियर कर लिया है। सेलिएंट फीचर, अमेंडमेंट, प्रमोशन ऑफ नेशनल यूनिटी, चाइनीज स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आज से हमारा है लेक्चर नंबर 5 जिसमें हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ टर्की पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टर्की पढ़ना है। ये सेलिएंट फीचर्स हमने पढ़े थे, अमेंडमेंट थी, प्रमोशन ऑफ नेशनल यूनिटी था, चाइनीज स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट थी और आज हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ठीक है। ये जो है वो टॉपिक्स हैं। आउटलाइन आपके सामने है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ टर्की। ये इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, आउटलाइन ये देख लें और नीचे ये नोट्स हैं, ठीक है। नोट्स मैंने रीड आउट नहीं करने, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप वहाँ से जाके अपने नोट्स डाउनलोड कर लें, बाद में आप रीड आउट कर लें और कोई चीज़ की नहीं समझ आए कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आउटलाइन में आप लोगों को पहले बता दूं कि इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब टर्की की हिस्ट्री को पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है हम ये देखेंगे। अर्ली हिस्ट्री ऑफ टर्की जिसमें हम प्री हिस्टोरिक टर्की को देखेंगे, हिटाइटी एम्पायर, फिर उनके बाद जो पर्शियन एंड ग्रीक आए थे उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, फिर रोमन एम्पायर आए उनके बारे में देखेंगे और फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑटोमन एम्पायर का पीरियड शुरू होता है वो देखेंगे जिसमें हम राइज ऑफ द ऑटोमन एम्पायर देखेंगे, एक्सपेंशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर्स गोल्डन एज देखेंगे कि जिनमें उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी यानी उनकी तरक्की, उनका अरूज पूरे पीक पे था। डिक्लाइन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर देखेंगे, फिर हम उसके बाद देखेंगे जी मॉडर्न टर्की जिसमें हम मॉडर्न टर्की वहाँ से स्टार्ट होता है ना जहाँ पे ऑटोमन एम्पायर एंड हो गया और फिर उसके बाद टर्किश की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुई, फिर रिपब्लिक ऑफ टर्की बना, रिफॉर्म्स एंड मॉडर्नाइजेशन इन टर्की, ठीक है। फिर टर्की 20वीं सेंचुरी में और 21वीं सेंचुरी में कैसा है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। आउटलाइन से क्लियर हो गया आपको टॉपिक के अंदर क्या पढ़ना है देखने। अगर आपसे रिलेटेड कोई चीज़ है तो आप वीडियो कंटिन्यू रखें, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना ताकि सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। और एक और टिप मैं आपको देती हूँ कि जब मैं आपको बता रही होती हूँ अपने पास एक कॉपी रखा करें, पेंसिल रखा करें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथ साथ नोट करते रहा करें और फिर वो पॉइंट आपको पक्का हो जाता है और वो फिर बोलता नहीं, ठीक है। बाकी नोट्स तो आपको मिल ही जाने हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो तो बंदा इजीली पढ़ भी सकता है, लेकिन आप खुद से अपने नोट्स ज़रूर बनाया करें, वो ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। टर्की की हिस्ट्री देखें ना तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है, ठीक है। कई हज़ारों साल पहले के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर हम उन इवेंट्स के बारे में देखें वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। बहुत सारी सिविलाइजेशंस, बहुत सारे एम्पायर्स ने आके इस पे राज किया और हर एक ने अपने अलग अलग निशान छोड़े, हर एक की अलग अलग सिविलाइजेशन थी, अलग अलग मार्क्स थे कल्चर के, पॉलिटिक्स के, सोसाइटी के, ठीक है। अब टर्की की हिस्ट्री को पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, सबसे पहली बात क्योंकि हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो ही हमें टर्की के जो करंट उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन है, करंट उसकी सोशल सिचुएशन है, करंट उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसको हम इनसाइट बहुत अच्छे से गौर से समझ सकते हैं और फिर हमें ये भी पता चलेगा कि टर्की के अपने इर्द गिर्द की कंट्रीज़ के साथ रिलेशन कैसे रहे हैं और इसी से हम देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में टर्की की सिचुएशन क्या होगी। इसलिए हिस्ट्री को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमें करंट सिचुएशन के बारे में पता चले और हमें पता चले कि आने वाले टाइम में टर्की की सिचुएशन क्या होगी इंट्रोडक्शन में, ठीक है। अब अर्ली हिस्ट्री ऑफ टर्की अगर हम देखें तो बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल आए हैं, वो रहे हैं, उनके डिफरेंट मार्क्स रहे हैं, डिफरेंट कल्चर रहे हैं और डिफरेंट तरीके से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। वेरी लॉन्ग टाइम अगो वी कैन सी सम ऑफ देयर टूल्स एंड बिल्डिंग्स फ्रॉम दैट टाइम, यानी जो जो लोग आए उनके हम बाकियात देखें, उनमें टूल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं फ्रॉम दैट टाइम। सबसे पहला ग्रुप जो था, जो इंचार्ज था टर्की का 3500 साल पहले, वो हिटाइटी ग्रुप है, ठीक है। कहते हैं कि वो ना मेटल से चीज़ें बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर थे और उन्होंने बहुत स्पेशल प्लेसेस भी बनाई हैं, जैसे यजीली कायारोग,
ठीक है, मेटल से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, सबसे पहले हिटाइटी ग्रुप आए। हिटाइटी के बाद जो तुर्की को जिस ग्रुप ने कंट्रोल किया था वो पर्शियन एंड द ग्रीक्स थे। ठीक है, उन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स बनाई, बहुत इंपॉर्टेंट आइडियाज़ छोड़ के गए। अब पर्शियन और ग्रीक्स के बाद आए रोमन एम्पायर, जिन्होंने तुर्की का कंट्रोल लिया। अब उन्होंने भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें बनाई थी, जिनमें एक इम्पोर्टेंट जो थी वो लाइब्रेरी ऑफ कैलकस, बहुत मशहूर है, ये रोमन एम्पायर्स बना के गए थे। ठीक है, overall Turkey's early history is very interesting and has many different stories to tell about the people who lived there a long time ago. ठीक है, मैं हिस्ट्री को दोबारा से बताऊँ, सबसे पहले हेटाइटी एम्पायर आए, उसके बाद पर्शियन और ग्रीक आए, फिर रोमन्स आए और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑटोमन एम्पायर आए। ऑटोमन एम्पायर वाज द मोस्ट पावरफुल एम्पायर। ठीक है, अब इनका ये आए कब, राइज ऑफ द ऑटोमन एम्पायर हुआ 13th सेंचुरी में बाय द नेम, जो ऑटोमन एम्पायर थे वो थे उस्मान। ठीक है, बिकेम द फर्स्ट ऑटोमन रूलर। अब इनके एक्सपेंशन बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे ही ये आए हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होना शुरू हो गए, ज़्यादा इनका जो एरिया था वो फैलना शुरू हो गया, इन्होंने कब्जे में लेना शुरू कर दिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका सारे इसके अंडर आ गए और इन्होंने बहुत ही इम्प्रेसिव आर्किटेक्चर के तौर पे भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, अब इनका गोल्डन एज वो होती है जिनमें इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी की हो, इनकी कल्चरल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई हो, वो थी इनकी 16वीं सदी में आके, जिसको कहा जाता है गोल्डन एज। इस एज में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रही है उनकी आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में। और डिक्लाइन की अगर हम बात करें, 19वीं सदी में ऑटोमन एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया था, क्योंकि बहुत सारी जंगें लगी उस टाइम पे, इकोनॉमिक ट्रबल्स आई और जिसकी वजह से 19वीं सदी में ऑटोमन एम्पायर जो है वो डिक्लाइन करना शुरू हो गया। और 20वीं सदी के स्टार्ट में ही वो एम्पायर इतने ताकतफुल नहीं रहे थे, पावरफुल नहीं रहे थे जितने वो पास्ट में थे। ठीक है, अब ऑटोमन एम्पायर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट, आपको इसी से पता चलता होगा कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट रहे हैं टर्की की हिस्ट्री में। ठीक है, अब मॉडर्न टर्की की अगर हम बात करें, तो मॉडर्न टर्की इज़ द टर्की वी नो टुडे। ठीक है, विद द गवर्नमेंट के साथ कैपिटल सिस्टम है, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ है। ठीक है, द रिपब्लिक ऑफ टर्की वाज फाउंडेड इन 1923 में वो जो है वो रिपब्लिक ऑफ टर्की बना है। ठीक है, जब ऑटोमन एम्पायर की एंड हुआ है। ठीक है, पहला इनका प्रेसिडेंट था, उनका नाम था मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क। ठीक है, अब उन्होंने बहुत सारी रिफॉर्म्स ऐसी की ताकि कंट्री को मॉडर्नाइज किया जा सके, जैसे उन्होंने औरतों को हुकूक दिए, सेपरेटिंग रिलीजन एंड द गवर्नमेंट किया, एजुकेशन और इंडस्ट्री को इनकरेज किया टू हेल्प टर्की बिकम अ मोर मॉडर्न एंड प्रॉस्पेरस कंट्री। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बहुत सारे रिफॉर्म्स किए उन्होंने, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेके आए, एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम लेके आए अतातुर्क। ठीक है, अब तुर्की की अगर हम 20 और 21st सेंचुरी में बात करें, तो 1950s और 60s में तुर्की जो है वो एक ज़्यादा डेमोक्रेटिक, यू कैन से डेमोक्रेटिक कंट्री बनने लग गया था। फ्री इलेक्शंस इंट्रोड्यूस करा दिए गए थे, ज़्यादा फ्रीडम दे दी गई सिटीजन्स को। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड टेररिज्म, 20वीं और 21वीं सदी में तुर्की को बहुत ही ज़्यादा इंस्टेबिलिटी की, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फेस करना पड़ी और थ्रेट्स टेररिज्म से। ठीक है, दिस हैज़ लेड टू सम पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी एंड अनरेस्ट, लेकिन कंट्री ने फिर भी कुछ ना कुछ एरियाज के अंदर प्रोग्रेस वो करते रहे। फॉरेन रिलेशंस की अगर हम बात करें, तो तुर्की के नेटो का मेंबर बना था 1952 के अंदर, और इट हैज़ वर्क टू इम्प्रूव द रिलेशन विद कंट्रीज इन यूरोप, द मिडल ईस्ट एंड बियॉन्ड। Recent development अगर देखें, तो Turkey has contributed to make progress in areas like human rights, economic development, cultural preservation। अब बहुत सारी डेवलपमेंट जो है वो उनके अंदर हो रही है, कल्चरल भी हो रही है, इकोनॉमिक भी हो रही है, ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी हो रही है। अब टर्की काफ़ी प्रोग्रेस कर चुका है और बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करने के बाद स्टेबल कंट्री बन रहा है। ठीक है, उसकी राह पर गामजन है। अगर हम देखें टर्की की अब फ्यूचर की बात करें इसके हिसाब से, तो टर्की की फ्यूचर की अगर रिफ्लेक्शन के हिसाब से देखें, तो वो जो है वो आने वाले टाइम में और तरक्की करेगा। यही था इसकी हिस्ट्री के बारे में इंट्रोडक्शन, अर्ली हिस्ट्री ऑफ टर्की, ऑटोमन एम्पायर, मॉडर्न टर्की किस तरह था, टर्की इन द 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी।
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बस आपके लिए इतना ही काफ़ी है, आप इतना कर लें, ये पेपर के लिए भी बिल्कुल है और आपकी नॉलेज के लिए भी इतना ही होना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह जो है वो हम टर्की से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टर्की में कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इलेक्टोरल प्रोसेस देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स देखेंगे लेक्चर 8 में, और लेक्चर 9 हमारा होगा टर्किश ग्रैंड नेशनल असेंबली। और फिर हमारा टर्की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टर्की भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम मलेशिया जो है वो स्टार्ट करेंगे। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होंगे। इसमें इतना ही था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कोई ज़्यादा डीप इंसाइट कोई चीज़ नहीं है। आप बस इतना सा कर लें, ये आपके लिए बेहतर है और प्रॉपर पेपर के लिए भी है। और अगर आप वैसी नॉलेज के लिए वीडियो देख रहे हैं तो भी आपके लिए बस इतना नॉलेज काफ़ी है। अभी आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, अच्छा सा कमेंट देना है और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।